हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज जो द हिंदू में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है वो इंडिया की जो मैरीटाइम जो एरिया है वहां पर अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर के आया है। अच्छा आर्टिकल है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक जो आर्टिकल है वो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल मिल गया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोल दिया है कि आप बना सकते हो। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाने वाली थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। एक आर्टिकल है जूलियन असांजे को लेकर के, जिन्होंने 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की थी, उनसे रिलेटेड है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में बोला था कि आप 7 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि आप फाउंडेशन तो रख सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद में इसका क्लियरेंस दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगा रखी थी कि जो नई बिल्डिंग बन रही है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को और जो लैंड यूज है वो काफी एरिया कवर करेगा, और जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है और इसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है, तो उस पैसे का यूज हम एक्स्ट्रा जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है उसको एनकरेज करने के लिए, उसको अपवर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके की पिटीशन लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप बना सकते हो अपनी बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि देखो, राइट टू डेवलपमेंट वो गवर्नमेंट का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात पे इंटरफेयर नहीं कर सकती लेजिस्लेचर में कि आप इस प्रोजेक्ट में रुपए ना लगाओ, इसकी जगह पर यहां लगाओ। मतलब स्टेट के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, उन तीनों का अपना अपना काम है। हालांकि वो एक दूसरे के एरिया में एनक्रोच कर सकते हैं। एनक्रोच मतलब पॉजिटिव एनक्रोच, मतलब उससे क्या हो, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के लिए एक रास्ता बने। लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जुडिशरी हर चीज में सलाह दे कि आप ये काम मत कीजिए, यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो देखो, जुडिशरी ने क्लियर कट बोल दिया है कि आप कर सकते हो। उन्होंने जो सारी कमेटी बनी थी पार्लियामेंट के लिए, उन सबसे राय मशवरा किया, उन सबसे पूछताछ की, और उनको लगा है कि एनवायरनमेंट जो क्लियरेंस और लैंड यूज के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट है उसने अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो, 2025-26 के समय में हमारी यह जो सीट्स हैं, जो पार्लियामेंट की जो सीट है वो इंक्रीज होगी, और उन सारे मेंबर्स को बैठने के लिए, और जब उनकी जॉइंट सिटिंग होती है, उन सब के लिए बिल्डिंग तो चाहिए होती है, और उन सब के लिए पहले से प्रिपरेशन किया जा रहा है कि जब सीट इंक्रीज हो तो उन लोगों को बैठने के लिए कोई भी परेशानी ना क्रिएट हो सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो जूलियन असांजे को लेकर के है। जूलियन असांजे जो यूएस है वहाँ की मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्होंने वहाँ के बहुत सारे जो क्या थे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उन सबको इकट्ठा किया, और 2006 में वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और विकिलीक्स की स्थापना कर देते हैं। विकिलीक्स की स्थापना करके वो जो सारे इंपॉर्टेंट जो डाटा थे उनको निकाल लेते हैं और उनको शेयर कर देते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि यूएस जो हर जगह जहां भी ह्यूमन राइट्स का क्या होता है, एनक्रोचमेंट होता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, वहां पर पहुंच जाता है यूएस, और ऐसे माना जाता है कि वो देवदूत की तरह लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन जूलियन असांजे ने वहां के जो मिलिट्री असाइनमेंट भेजे जाते हैं, जैसे इराक में भेजा गया और इसमें अफगानिस्तान में भेजा गया, तो 2 इंसिडेंट की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से वहाँ के सिविलियंस को जो यूएस की जो मिलिट्री है वो ही मार देती है, और फिर बाद में इस चीज़ के लिए खुश हुआ दिखाई देते हैं वो लोग। इस चीज़ का वीडियो जारी किया था जूलियन असांजे ने। तो यूके के जो जुडिशरी है उसने मना कर दिया है। यूएस चाहती है कि जूलियन असांजे को उनको सौंप दिया जाए। अब यूके ने मना कर दिया है, लेकिन यूके ने जो कारण बताया है, यूके ने कारण बताया कि हम आपको नहीं सौंप सकते, क्योंकि हो सकता है कि इतना प्रेशर क्रिएट हो जूलियन असांजे के ऊपर, वहां पर आपकी जेल में आप जब डिटेंशन रखोगे, डिटेंशन टाइम में, तो हो सकता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ इश्यू को ध्यान में रख करके यूके ने मना कर दिया है। लेकिन यूएस ये बोलता है कि देखो, उन्होंने हमारे जो
जासूसी जो कानून थे उनको एनक्रोच किया है और जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा थे उनको कर दिया है लीक। तो इसलिए हमारे जो कानून थे उनको वायलेट करने के लिए आप हमें सौंप दो, हम जूलियन असांजे से जो भी उनको निकलवाना होगा वो अपने तरीके से काम कर लेंगे। कि जूलियन असांजे ने ये खुद से काम किया था या किसी से इन्फ्लुएंस होकर काम किया था। तो ये जूलियन असांजे से रिलेटेड आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया की पॉलिसी को लेकर के है, बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडिया को अपने समुद्री वाली एरिया में जो अवेयरनेस है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, शुरुआत इस आर्टिकल की इस तरीके से की गई है कि एक लेजेंडरी मिलिट्री थ्योरिस्ट हुए थे सुन त्जू। उन्होंने एक बार एक बात बोली है कि जब भी आप कोई युद्ध लड़ते हो ना, उस युद्ध में जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है वो चीज होती है फोर नॉलेज, मतलब उस चीज के बारे में आपको पूर्व ज्ञान। अब आप अपने दुश्मन का कैसे पता लगा सकते हो? या तो आपके पास में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टूल्स हो या फिर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपको उस दुश्मन के बारे में अच्छे से बता सके। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया और चाइना की है। अब इसमें नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो उस समय में जब उन्होंने बात बोली थी ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके दुश्मन के बारे में बताते, लेकिन वर्तमान समय में ये थ्योरी काफी मतलब कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि फोर नॉलेज पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, तो आप उसका पूर्व ज्ञान लोगे कैसे? इस आर्टिकल में बोला गया है कि समुद्र के बात करें तो वहां पर जो एनिमी होता है ना उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, वो इनविजिबल है आपके लिए। वो टेररिस्ट हो सकता है, पायरेट्स हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, सी रोबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो इंडिया को अपना जो वाटर लेवल है, अपना जो सी लेवल है, उस वाले एरिया में अपनी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। जून 2016 में जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश स्टार्ट हुआ, उसके बाद में इंडिया ने जो ईस्ट इंडियन ओशियन है उसमें अपनी अवेयरनेस को काफी क्रिएट कर दिया है। जो नेवी है उसको और ज्यादा डिप्लॉय कर दिया है। इसके अलावा जो अंडमान और निकोबार सी है उसके पास में भी अपना जो चेकिंग पॉइंट है उसको काफी इंक्रीज कर दिया है। इसके अलावा इंडियन नेवी क्या कर रही है, इंडियन ओशन में अपने जो इंडिया का जो सर्विलेंस फुटप्रिंट है उसको एक्सपेंड करने की इंडियन नेवी कोशिश कर रही है। इंडियन नेवी अपने बहुत सारे रडार स्टेशन सेटअप करने की कोशिश कर रही है। कहाँ कहाँ पर? मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका। यहाँ पर क्या कर रही है, इस एरिया में अपना जो पहले से जो रडार नेटवर्क था ना उसको इंटीग्रेटेड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाइना से इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट है कि देखो इंडिया को और क्या काम करना होगा। इंडिया को काम करना होगा नेबरहुड सिनर्जी के ऊपर। इंडिया को जो मतलब इंडियन ओशियन की जो लिटरल कंट्रीज है, स्मॉल लिटरल कंट्रीज है, उनमें अपना भागीदारी बढ़ानी होगी, वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, उन देशों में अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे जो सेंटर बने हुए हैं जैसे वेस्ट इंडियन ओशियन है, इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है जहाँ पे यूरोपियन कमीशन सेंटर है, वहां पर अपने ऑफिसर क्रिएट करने होंगे ताकि वहां पर अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो इंडिया उसके लिए अवेयर हो सके। इंडिया को क्या करना होगा, देखो इंडिया ने बनाया था इंडियन ओशियन रीजन बनाया था, जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में एस्टेब्लिश है। और इन सब में जो इंडिया की जो लिटरल कंट्रीज, तटीय जो नेबरहुड कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स, इन सारों ने बोला है कि वो भी अपने अपने एक एक अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त करेंगे। इससे क्या होगा, देखो इन देशों को कोई भी बात पता चलती है कि ओशियन वाले रीजन में अगर किसी का एनक्रोच बढ़ रहा है तो ये सारे देश एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया है इसमें फ्रांस तो पहले ही अपना जो ऑफिसर है उसको यहाँ पर नियुक्त कर चुका है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक 4 और नेवीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएस, वो भी एग्रीड हो गए हैं इस चीज में कि हम यहाँ पर अपने अपने ऑफिसर्स को क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे देशों की नेवी के ऑफिसर्स यहाँ होंगे तो उनकी जो पास में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होंगी, एक दूसरे से शेयर होंगी।
नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक काम और करना चाहिए वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जहां पर एक केंद्र है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो मेडागास्कर में है, वहां पर इंडिया को भी अपना एक लाइजन ऑफिसर क्रिएट करना चाहिए, पोजीशन करना चाहिए, उसका डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस सेंटर है जो अबू धाबी में है, वहां पर भी इंडिया अपना एक ऑफिसर डिप्लॉय कर सकता है, जिससे पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी मैरीटाइम एक्टिविटी होती है उनको मॉनिटर किया जा सके। देखो, इंडिया को एक तो सबसे ज्यादा फ्रेंच कनेक्शन पे और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। फ्रांस वेस्टर्न इंडियन ओशन में काफ़ी अपना दबदबा रखता है, उस एरिया में इंडिया को फ्रांस के साथ में कनेक्टिविटी रखनी होगी। और इंडियन इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, इंडियन ओशियन फ्यूजन सेंटर है, उसमें फ्रांस पहले ही अपनी मतलब सहमति जता चुका है, वो उसमें शामिल होना चाहता है। इससे क्या होगा? अब देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जून 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश स्टार्ट हुआ तो वहां पर तो क्लैश था ही, उसके अलावा चाइना ने क्या किया कि इंडिया के चारों तरफ जो इंडियन ओशन है वहां पर अपनी नेवी का गहमा गहमी और बढ़ा दी। ऐसा बोला जा रहा है कि जो चाइना है वो तो और भी हाई लेवल की जो पनडुब्बी है, और भी हाई लेवल की पनडुब्बी है, उनको क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है इंडियन ओशियन में। अभी चाइना की एक पनडुब्बी को पकड़ा गया इंडोनेशिया के पास में, एक एरिया है, एक टेरिटरीज है वहां पर। तो इस आर्टिकल से उस चीज से ये पता चलती है कि अंडरग्राउंड, पानी के अंडरग्राउंड हो सकता है कि चाइना इंडियन ओशियन में प्रवेश करने के लिए अपने रास्ते ढूंढ रहा हो। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को अपनी जो नेवी है उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। वैसे देखो, इंडिया जो अपनी तरफ से कोशिश खूब कर रही है, इंडिया ने एक सागर इनिशिएटिव कर रखा है ताकि इस एरिया में क्या कर सके, सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा जो इंडिया का जो मिलिट्री सैटेलाइट है G7A, ये जल्दी काम करने लग जाएगा और मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को उनके पार्टनर्स के साथ में शेयर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा इंडिया को एक काम और करना चाहिए कि जो भी इंडिया के आसपास के नेबरहुड कंट्रीज है ना, उनके साथ में अपने रिश्ते अच्छे बनाने होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं उन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के साथ में, ताकि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो ना वो शेयरिंग किया जाए, तभी इंडिया इन सब एक्टिविटीज से निपट सकेगा। तो इस आर्टिकल में अगर कंक्लूजन में हम बात करें तो इंडिया को अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं उनके ऊपर अपनी मतलब एक्टिविटी को इंडिया को इंक्रीज करना होगा। सिर्फ इंडिया ये नहीं सोच सकता कि मैं खुद को बिल्डअप करके ये सारी प्रॉब्लम से निपट सकूंगा, क्योंकि देखो इतना पैसा होना चाहिए एक तो आपके पास में कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। सारी जो सूचनाएं हैं, सारे जो मतलब हर तरीके से इक्विपमेंट को अक्वायर करना, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसके बदले में आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे जो देश हैं आपके आसपास, उनके साथ में आप अच्छे कॉपरेशन एग्रीमेंट करो, अच्छे कॉपरेशन उनके साथ में नेबरहुड जो समझौते हैं उनको क्रिएट करो, ताकि एक दूसरे के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन हो उनको शेयर करो और बहुत इजीली आप इन चीजों से क्या कर सकोगे, कॉम्बैट कर सकोगे, ताकि आपको ये जो रीजनल थ्रेट मिलती है ना वो कम हो सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, देखो यहां पर कुछ डाटा दे रखे हैं और ये डाटा है कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन मिला है उसको लेकर के। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो नया स्ट्रेन मिला है ना कोविड-19 का यूके में, उसकी जो संक्रामक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। पहले वाले स्ट्रेन की तुलना में ये बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है 1.5 to 1.7 है। रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है? कोई भी एक व्यक्ति वो कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, वो होता है रिप्रोडक्शन नंबर। अगर एक से नीचे हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो 1.5 to 1.7 है। ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ब्रेक्जिट को लेकर के है। देखो जो ब्रेक्जिट है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ब्रिटेन और एग्जिट। ब्रिटेन का ईयू से जो एग्जिट हुआ है 1 जनवरी से
जो ब्रिटेन है वो ईयू से बिल्कुल अलग हो गया है, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आने वाला जो समय है वो ब्रिटेन के लिए अलग से होगा। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन देश है, उसको अलग से सिंगल पावर के रूप में दोबारा से सस्टेन करने के लिए अलग अलग देशों से इंडिविजुअली खुद के रिलेशंस क्रिएट करने होंगे। इस आर्टिकल में जो सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल इंटरेक्शन का। कोविड-19 की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो पिछले 1 साल से 4 दीवारों के अंदर बंद है। स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, लोगों का बाहर आना जाना बंद है, लोगों से एक दूसरे से मिलना बंद है। इसकी वजह से क्या हो गया है कि लोग ऑनलाइन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों में जो फीलिंग्स होनी चाहिए, एक सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों की कमी हुई है। उन सबको दोबारा बिल्डअप करने के लिए हमें टाइम लगेगा, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने जो इंडिया की जो मैरीटाइम अवेयरनेस है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अच्छे से डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।